नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 5 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम बेस्ड टॉपिक होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। मैं दावा करती हूँ ये हैंडमेड डिटेल नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे और आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिविजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के हमारे जो 5 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर एक त्वरित नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के नए बेस ईयर यानी 2022-23 के बारे में, जो अर्थशास्त्र की नजरिए से बहुत बड़ा बदलाव है। फिर हम देखेंगे कि पर्थ में होने वाले एएफसी विमेंस कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र की झांकी को जो पहला पुरस्कार मिला है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इंडिया जापान CEPA की जो 7वीं बैठक हुई है, हम उसके कूटनीतिक मायनों को भी समझेंगे। और अंत में मेघालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी यानी NSSS 2026 पर भी विस्तार से बात करेंगे। ये पांचों विषय परीक्षा की दृष्टि से कोर टॉपिक्स हैं। सही कहा आपने। इन सभी विषयों से सीधे सवाल बनने की पूरी संभावना है, खासकर डेट्स और वेन्यू को लेकर। तो चलिए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिजर्व बैंक और सेबी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नए दिशा निर्देशों की। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी फेमा 2006 के तहत एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसे हम ECB फ्रेमवर्क कहते हैं, उसमें कुछ बड़े बदलाव किए हैं। जी, और इस बदलाव का अगर हम क्यों समझें तो इसका सीधा और नया उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। विदेशी फंडिंग के नियमों को थोड़ा आसान बनाया गया है ताकि भारतीय कंपनियों को बाहर से पैसा जुटाने में कोई अड़चन ना आए। परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि ECB फ्रेमवर्क फेमा 2026 के तहत आता है। बिल्कुल। और सेबी ने भी कैपिटल मार्केट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने ग्रीन बॉन्ड्स के लिए अब थर्ड पार्टी रिव्यूअर को अनिवार्य कर दिया है। हाँ, और ये इसलिए किया गया है ताकि ग्रीन वॉशिंग को रोका जा सके। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जब कंपनियां सिर्फ नाम के लिए खुद को इको फ्रेंडली बताती हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। थर्ड पार्टी रिव्यूअर के आने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था इस बात की पुष्टि करेगी कि फंड का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा की। MOSPI ने GDP, CPI और IIP के लिए नया आधार वर्ष, जिसे बेस ईयर कहते हैं, उसे बदलकर 2022-23 कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा है। पहले GDP और IIP का आधार वर्ष 2011-12 था और CPI का बेस ईयर 2012 था। लगभग एक दशक बाद ये बदलाव हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 10-12 सालों में जो नए सेक्टर उभरे हैं, उनकी सही माप अर्थव्यवस्था में की जा सके। जी, और इसमें एक जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे दिखा वो ये है कि ई-कॉमर्स को पहली बार CPI बास्केट में शामिल किया गया है। बिल्कुल। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग आम बात हो गई है, तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन को सही से नापने के लिए ई-कॉमर्स को CPI में जोड़ना बहुत ही लॉजिकल कदम था। परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को ये नया बेस ईयर 2022-23 एकदम रट लेना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम नजर डालते हैं यूनियन बजट 26-27 के मुख्य विजन पर। ये बजट इस मायने में बहुत खास है कि ये कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला पहला बजट है। जी हाँ, कर्तव्य भवन का नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसी से जोड़कर सरकार ने इस बजट में 3 कर्तव्य प्रस्तुत किए हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनना। और दूसरा कर्तव्य नागरिकों का क्षमता निर्माण और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति पर केंद्रित है। सही कहा। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास के विजन के तहत संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। ये 3 बिंदु बजट के पिलर्स हैं। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कुछ और महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री का एक पोस्ट बजट वेबिनार हुआ जिसमें सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया। इस वेबिनार का सबसे अहम हिस्सा था CCUS मिशन यानी कार्बन कैप्चर को उद्योगों में अपनाना। जी, सरकार का फोकस है कि इंडस्ट्रीज कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और अच्छी खबर पुणे से है। जी, पुणे में पुलिस वेरिफिकेशन शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए पासपोर्ट ओपन हाउस शुरू किया गया है। ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तर भारत में नए निमहांस 2 की स्थापना हो रही है। साथ ही रांची और तेजपुर के जो क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की कुछ नई सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। 1 से 7 मार्च तक 8वां जन औषधि दिवस, जिसे जन औषधि सप्ताह भी कहते हैं, मनाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा अभियान है। इसके बाद शिक्षा के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना बहुत चर्चा में है। इस योजना के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटर के शिक्षा ऋण मिलेगा। इसमें आधार सहित
सहित कुल 7 दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। बिना गारंटर के लोन मिलना सच में क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही दिव्यांग जन कौशल पहल भी शुरू की गई है। हाँ, ये पहल विशेष रूप से दिव्यांगजनों को आईटी और एवीजीसी सेक्टर मतलब एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर में कौशल प्रदान करेगी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं जो हिंसा प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे वन स्टॉप सहायता देंगे। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के विकास की बात करते हैं। इस बार महाराष्ट्र के लिए भारी भरकम रेल बजट आवंटित किया गया है जो कि 23,926 करोड़ रुपए है। ये अमाउंट बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्रगति को तेज करने के लिए किया जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अब जमीनी स्तर पर तेजी पकड़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। थाने के सॉफ्ट शिपयार्ड द्वारा नौसेना के लिए 4 स्वदेशी नेवी फ्यूल बार्जेस का निर्माण किया गया है। ये हमारी मेक इन इंडिया पहल की बड़ी सफलता है। और एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट है लाइट हाउस टूरिज्म। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक डिजिटल टिकटिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है जिससे पर्यटक आसानी से लाइट हाउस विजिट बुक कर सकेंगे। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। अब हम विभिन्न राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इसरो ने प्रगतिशील 2026 नाम की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की है। ये अपने आप में खास है क्योंकि इसरो आमतौर पर बड़े शहरों में एग्जीबिशन करता है, लेकिन इसे जांजगीर चांपा जैसे जिले में करना विज्ञान को जमीनी स्तर तक ले जाने की पहल है। इसके अलावा कर्नाटक में भी एक अहम दौरा हुआ है। जी, भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने कर्नाटक के विभिन्न शोध संस्थानों का दौरा किया है जो अनुसंधान को बढ़ावा देने का एक संकेत है। बिल्कुल, और राज्यों की सूची में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि वह इस समय बुनियादी ढांचा और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के मामले में देश का सर्वाधिक फोकस वाला राज्य बन गया है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब अंतरराष्ट्रीय बैठकों और वैश्विक सम्मेलनों पर चर्चा शुरू करते हैं। 14वें WTO सम्मेलन में इस बार व्यापार और सेवा क्षेत्र पर मुख्य रूप से चर्चा होने वाली है। WTO की ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल ट्रेड रूल्स तय करने में बहुत अहम होती है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग यानी ECI ने राज्य चुनाव आयुक्तों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इसे ECI राउंड टेबल नाम दिया गया है। और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है, आगामी इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी समिट। हाँ, ये समिट क्लीन एनर्जी के भविष्य और दोनों देशों के बीच तकनीक साझा करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक समझौतों की बात कर लेते हैं। टोक्यो में इंडिया जापान CEPA की 7वीं संयुक्त आर्थिक भागीदारी समिति की बैठक आयोजित हुई। CEPA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके साथ ही एक और बहुत अहम MOU भारत और कनाडा के बीच साइन हुआ है। ये समझौता क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए है। क्रिटिकल मिनरल्स आज के समय में EV और टेक सेक्टर के लिए सच में बहुत अहम है। जी बिल्कुल, लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स के बिना हम EV रेवोल्यूशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और सुरक्षा के मोर्चे पर नई दिल्ली में दूसरा भारत फिलीपींस समुद्री संवाद भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा कदम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम विदेश मंत्रालय और MOSPI की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसके कारण विदेश मंत्रालय ने तेहरान में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये ट्रैवल एडवाइजरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानांतरित करने के कदमों का हिस्सा है। सरकार स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। इसी तरह देश के भीतर पर्यावरण को लेकर MOSPI ने एनवीस्टैट्स इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। हाँ, ये रिपोर्ट बहुत ही इनोवेटिव है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन अकाउंटिंग के जरिए भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को मापना है। मतलब हम सिर्फ आर्थिक विकास नहीं देख रहे हैं बल्कि ये भी माप रहे हैं कि प्रकृति का कितना संरक्षण हो रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम अंतरिक्ष विज्ञान और AI टूल्स के क्षेत्र में हुए नए विकास को देखते हैं। मेघालय के नैसैक में 23वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी यानी NSSS 2026 का आयोजन हुआ है। नैसैक का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। इसके अलावा अहमदाबाद में पृथ्वी अवलोकन पर इसरो और यूमेसैट की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यूमेसैट यूरोपियन मौसम उपग्रह संगठन है। और कृषि क्षेत्र में तकनीक की बात करें तो किसानों के लिए एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत विस्तार। ये AI टूल सच में गेम चेंजर है। ये किसानों को उनकी अपनी भाषा में कृषि संसाधनों और रियल टाइम मौसम की सटीक जानकारी देगा। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर बात करते हैं। 3 मार्च
को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने की शपथ ली गई। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन का असर अब हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसलिए कर्नाटक ने एक एक्शन प्लान लागू किया है जिसका नाम है सप्च, यानी स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इसका मुख्य लक्ष्य अस्पतालों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, ताकि चरम मौसम में भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो। बिल्कुल, और पर्यावरण व कृषि आजीविका को एक साथ मजबूत करने के लिए तटीय क्षेत्रों में 500 अमृत सरोवरों के विकास की भी घोषणा की गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम नीति, कूटनीति और खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का परिचय देंगे। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने मेजर बॉब खातिंग कार्यक्रम में हार्ड और सॉफ्ट पावर के संतुलन पर अपना संबोधन दिया। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने कर्नाटका का दौरा कर वहां के शोध संस्थानों का जायजा लिया। खेल जगत से एक बड़ा नाम उभर कर आया है, फुटबॉलर सेनफिदा नोंगरूम। उन्होंने AFC कप 2026 में भारत की ओर से एकमात्र गोल दागा है। ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही संभावित प्रश्न है। और कूटनीति में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का नाम याद रखना जरूरी है, जिन्होंने टोक्यो में इंडिया जापान CEPA बैठक की सह अध्यक्षता की। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। नियुक्तियों की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। श्री BP सिंह ने महानिदेशक नौसेना आयुध यानी DGONA का पदभार संभाला है। जी, और उन्होंने इस पद पर श्री दिवाकर जयंत का स्थान लिया है। ये नियुक्ति डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ECINET प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खास है क्योंकि ये 32 वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों को आपस में जोड़ेगा। ये भारत के चुनाव आयोग की एक बड़ी वैश्विक पहल है। सही कहा, तकनीक का इस्तेमाल चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है और भारत इसमें दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, हाल ही में दिए गए कुछ उत्कृष्ट पुरस्कारों और सम्मानों की बात कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये सवाल एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इस झांकी की थीम बहुत जरूरी है। थीम थी गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। इसे याद रखिएगा। और विज्ञान के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की एक टीम ने फंडामेंटल फिजिक्स में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज जीता है। ये प्राइज उन्हें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसे हम LHC प्रोजेक्ट कहते हैं, उसमें उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब हम एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन की बात करते हैं। AFC विमेन्स एशियन कप 2026 की शुरुआत पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। पर्थ का नाम याद रखना है क्योंकि वेन्यू अक्सर पूछा जाता है। पहले मुकाबले में वियतनाम ने भारत को 2-1 से हरा दिया, लेकिन इस मैच में भारत की तरफ से जो एकमात्र गोल हुआ वो सनफिदा नोंगरूम ने 65वें मिनट में किया था। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च माह के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस और फुल फॉर्म्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। जी, और इस बार नेशनल सेफ्टी डे की थीम थी एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल। और जैसा हमने पहले देखा, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। साथ ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स भी परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे CCUS, इसका फुल फॉर्म है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। और दूसरा है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तीसरा फुल फॉर्म है DGONA, जिसका मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम कुछ स्टैटिक GK पर नजर डालेंगे जो करंट अफेयर से ही निकलते हैं और परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जैसे कि बेस ईयर की परिभाषा। बेस ईयर या आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसका उपयोग हम आर्थिक आंकड़ों की तुलना के लिए करते हैं। भारत में GDP और CPI के बेस ईयर का निर्धारण MOSPI करता है। और हमने नेसा की बात की थी। इसका मुख्यालय उमियम मेघालय में स्थित है। इसके साथ ही EUMETSAT एक यूरोपियन मौसम संबंधी उपग्रह संगठन है। और पॉलिटी के सेक्शन से एक स्टैटिक सवाल बन सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 63 जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति हाल ही में कर्नाटक दौरे पर रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब वक्त है आज के सेशन के 8 सबसे महत्वपूर्ण संभावित परीक्षा प्रश्नों के लास्ट मिनट रिवीजन का। बिल्कुल, तो ध्यान से सुनिए। पहला, नया बेस ईयर अब 2022-23 है। दूसरा, नए DGONA चीफ श्री BP सिंह बने हैं। तीसरा, NSS 2026 का आयोजन मेघालय में हुआ। चौथा, बेस्ट झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है, जिसकी थीम गणेशोत्सव थी। पांचवा पॉइंट, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए MOU इंडिया और कनाडा के बीच हुआ है। छठा, AFC कप का होस्ट पर्थ, ऑस्ट्रेलिया है। सातवां पॉइंट, PM विद्या लक्ष्मी योजना बिना गारंटर के एजुकेशन लोन देती है। और आठवां और अंतिम पॉइंट, CCUS तकनीक कार्बन कैप्चर से जुड़ी हुई है। ये 8 पॉइंट एकदम पक्के कर लीजिए। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। PDF और क्विक रिवीजन शीट के लिए टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स ज्वाइन करें। अगर आपने यहाँ तक सुना है, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।